दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ्स में स्वागत है। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा ही से प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह कोई PCS हो या SSC बैंक रेलवे हो। गुप्त साम्राज्य ये भारत का मानचित्र है। बगल में पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश है। गुप्त साम्राज्य बांग्लादेश में भी कुछ इधर जो भाग है इसमें फैला हुआ था। ऊपर में भारत के ये जो आप मैप देख रहे हैं, इन सारे जगह में गुप्त साम्राज्य का शासन था। पाकिस्तान के ये पूर्वी क्षेत्र जो भारत से सटा हुआ है, यहाँ भी गुप्तों का साम्राज्य था। मतलब इतने बड़े क्षेत्र में गुप्त का साम्राज्य था, जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र आते हैं। तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। ये है प्रयाग, यहीं पे है कौशाम्बी। गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त को माना जाता है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है गुप्त वंश का संस्थापक। इसका पुत्र घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी बनता है श्रीगुप्त का, और घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम है। यही प्रथम महान सम्राट है गुप्त वंश का। इसे माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया, तो कुमार देवी से विवाह किया, और वह लिच्छवी राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज, यानी राजाओं का में महान राजा, उसको कहते हैं महाराजा धीराज। यानी कई राजाओं में से एक जो महान राजा होता है उसको महाराजा धीराज कहते हैं। ये उपाधि था। इसने सम्राट की उपाधि नहीं धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने, इसने महाराजा धीराज की उपाधि दी। हमेशा ही प्रश्न पूछता है और हम कन्फ्यूजन में चंद्रगुप्त प्रथम के जगह पे चंद्रगुप्त द्वितीय लगाकर चले आते हैं। इसको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कई बार प्रश्न में यह पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत भी चलाया था। जैसे कुषाणों ने शक संवत चलाया था, जो भारत सरकार ने उसे अपनाया भी शक संवत को, उसे कुषाण ने चलाया था। उसी तरह चंद्रगुप्त प्रथम ने भी गुप्त संवत चलाया। जैसे आज भारत में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो योजना चलाया जाता है, उसी तरह एक प्रकार का संवत चलाया जाता था अपने अनुसार काल क्रम को निर्धारित करने वाला एक प्रथा था, जिसको शुरुआत हुआ था प्राचीन समय में। और कई राजा जो महान थे उन्होंने इस तरह की शुरुआत की। जैसे सबसे पहले विक्रम संवत आया, फिर शक संवत आया, फिर गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया। आगे देखेंगे तो अकबर भी इसी तरह का संवत चलाता है, उसके बारे में भी आगे हम पढ़ाएंगे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था, यानी उसका उत्तराधिकारी बना बाद में। हमेशा ही चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो संवत चलाया गया है गुप्त संवत, इसका कालक्रम पूछा जाता है कि कब यह चलाया गया था। तो 319 से 320 ईस्वी गुप्त संवत का समय निर्धारित किया गया है, इसी समय इसको चलाया गया था। समुद्रगुप्त ने 9 शासकों को हराया था आर्यावर्त, यानी इधर जो है 9 शासकों को हराया, और इधर दक्षिणावर्त जो है उसने 12 शासकों को पराजित किया। लेकिन इनको अपने राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि उसको अपने अधीन राजा बनाकर रखा। इसीलिए यह समुद्रगुप्त जो भी कहता था इन राजाओं को मानना होता था। इसे भारत का नेपोलियन इसीलिए कहा गया, क्योंकि इन राजाओं को वह अधीन बनाया, दक्षिण में 12 शासकों को और उत्तर में 9 शासकों को अधीन बनाया। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे नेपोलियन कहा। नेपोलियन तो आधुनिक समय में आया है। आप देखेंगे फ्रांस का जो विकास नेपोलियन के समय हुआ, उसी के नाम पे यहाँ पे इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दे दिया। इसीलिए भारत का नेपोलियन अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। जब हमने अशोक के बारे में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि किस तरह अशोक ने अभिलेख लिखवाया, और उसमें उसने जो सारे उसके कार्य थे प्रजा के हित में, वह सब उसमें लिखवाया था। उसने अपने आप को कहा था कि मैं अपनी सारी प्रजा का पिता के समान हूँ। उसी तरह
समुद्रगुप्त ने भी एक प्रशस्ति लिखवाया हरिसेन के द्वारा, और उसमें उसने जो भी कार्य प्रजा के हित में करना था उसके बारे में उसमें बताया गया था। जिस तरह आज जो है कोई भी कार्य अगर योजना सरकार चलाती है तो उसको जो है आप देखेंगे कि सामने लाया जाता है उस योजना को और बताया जाता है किसी माध्यम से, या तो सरकार जो है पंपलेट जारी कर बताती है कि हम इस योजना को चला रहे हैं, इससे क्या लाभ होने वाला। उसी तरह उस समय प्रशस्ति लिखा जाता था जिसमें राजा का गुणगान किया जाता था, उनके बारे में बताया जाता था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। जैसे अशोक जो था बौद्ध धर्म का उपासक था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म का उपासक था, उसी तरह समुद्रगुप्त भी विष्णु धर्म का उपासक था। प्रश्न पूछता है कि कौन राजा किस धर्म का उपासक था, तो इसको याद रखिएगा। इसने अश्वमेध कर्ता की उपाधि ली। कौन? समुद्रगुप्त ने। चूँकि यह अश्वमेध यज्ञ कराया तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। उसी तरह पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार, और पतंजलि अश्वमेध यज्ञ कराने वाले थे, यानी वो पुरोहित थे। उसी तरह इसने भी, समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। उस समय अश्वमेध यज्ञ कराना शुभ माना जाता था। आपने देखा होगा रामायण में भी भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, और एक उसमें जो है एक घोड़े को छोड़ा जाता है और वह जहाँ जहाँ तक जाता है उसे उस सम्राट के अधीन क्षेत्र माना जाता है। रामायण में आपने देखे होंगे कि जो घोड़ा है उसको लव कुश पकड़ लेता है, और बाद में भगवान राम को यह आभास होता है कि केवल घोड़ा किसी के क्षेत्र में चले जाने से वह क्षेत्र राजा का नहीं हो सकता है। तो उस समय यह कराया जाता था अश्वमेध यज्ञ, और घोड़ा को छोड़ा जाता था और वह घोड़ा जहाँ तक जाता था वह क्षेत्र जो है राजा का माना जाता था। इसे संगीत प्रेमी भी माना गया है। इसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए इसे दिखाया गया है, बीना वादन यानी बीना बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसके सिक्कों के आधार पर इतिहासकारों ने इसे संगीत प्रेमी माना है। क्योंकि जो कुछ इतिहास जो लिखे गए वह साहित्यिक आधार पे और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे, तो सिक्कों पर चूँकि बीना वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है तो उससे आशा लगाया गया कि वह संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त विक्रमक की उपाधि धारण किया। आपने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया? महाराजा धीराज की। और इसने क्या धारण किया? विक्रमक की। ये हमेशा ही उपाधि जो है गुप्त सम्राट से पूछा जाता है, इसलिए जो भी राजा जो उपाधि धारण कर रहा है उसको याद रखिएगा। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बना और यह राजगद्दी पर 380 ईसा में बैठा। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया। आपको पता ही होगा कि कोई भी इस तरह का यात्री आता था तो वह अपने धर्म का प्रचार के लिए आता था, तो इसके समय फाहियान आया। जैसे पार्थियाई के समय जो है, गंडो फर्निस के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया। मूल मकसद इसका बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। क्योंकि अशोक के समय बौद्ध धर्म का विकास हुआ, अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था ब्राह्मण धर्म को छोड़कर, लेकिन उसके मृत्यु के बाद जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, उसके बाद जो है ब्राह्मण धर्म का विकास होने लगा और तेज़ी से ब्राह्मण धर्म जो है फैलने लगा। ब्राह्मण धर्म ने भी कुछ कुरीतियों को जो है अपने धर्म से निकाला, अच्छाइयों को अपनाया और बौद्ध धर्म का विकास धीरे धीरे कम होने लगा। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है फाहियान आया। चूँकि समुद्रगुप्त खुद वैष्णव धर्म का मानता था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ थोड़ा था, इसलिए फाहियान आया। और हमेशा पूछता है ये प्रश्न कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन बौद्ध यात्री आया, तो यही फाहियान आया था। शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के चलाए थे। प्रश्न हमेशा पूछता है कि शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने सोने के सिक्के चलाए या चांदी के सिक्के चलाए, तो याद रखिएगा इसने चांदी के सिक्के चलाया था, सोना का सिक्का नहीं चलाया था। चूँकि आपको हमने कुषाण के समय पढ़ाए होंगे कि कुषाण के समय जो सोने का सिक्का था वह उत्तम क्वालिटी का था, लेकिन गुप्त साम्राज्य के समय जो सोने के सिक्के चलाए गए थे उसमें मिलावट आ गया था, उसमें चांदी कांसा या मिलाकर बनाया जाता था, इसलिए उसकी गुणवत्ता जो है कुषाण काल के सिक्कों की
गुप्त काल की अपेक्षा उत्तम थी। यह भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाया किसके उपलक्ष्य में? शंकु पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चलाया था। चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बना। इसने 415 ईस्वी में गद्दी संभाला और 454 ईस्वी तक रहा। ईस्वी और ईसापुर दोनों में अंतर होता है। ईसापुर ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद। BC ईसा मसीह के जन्म के पहले में लगाया जाता है और AD ईसा मसीह के जन्म के बाद में लगाया जाता है। यह भी याद रखिएगा, पूछता है BC और AD क्या है। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह कुमारगुप्त ने किया। चूँकि आपको पता होगा चंद्रगुप्त II के समय आया था फाहियान, उसका मूल मकसद था बौद्ध धर्म का प्रचार करना। चूँकि अशोक के बाद बौद्ध धर्म का पतन हो गया था और ब्राह्मण धर्म की फिर से विकास होने लगा था, तो उसी के प्रभाव में जो है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसमें बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म के विषय में भी पढ़ाया जाता था, लेकिन मूल मकसद जो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही था और यह बिहार में स्थित है। कुमारगुप्त I का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। अब स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। इस सुदर्शन झील का निर्माण जो है मौर्यों ने करवाया था। बाद में जो है रुद्रदामन ने यह फिर से टूट फूट गया था तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब फिर से उसका निर्माण कराया। और बाद में फिर स्कंदगुप्त ने भी फिर से पुनरुद्धार उसका सुदर्शन झील को करवाया। कभी कभी पूछता है कि कौन कौन शासक जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, तो याद रखिएगा मौर्य से लेकर गुप्त तक के शासकों को आप याद रखिएगा। स्कंदगुप्त गुप्त काल में, रुद्रदामन जो है शासक था रुद्रदामन, उसने करवाया था और मौर्य शासन के समय तो इसका निर्माण ही हुआ था। हमेशा ही 2 प्रश्न पूछता है यहाँ से, नालंदा विश्वविद्यालय की किसने स्थापना की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, याद रखिए कुमारगुप्त प्रथम। यहाँ पे द्वितीय भी दे देता है, तृतीय भी दे देता है एग्जाम में, तो प्रथम। और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन कराया? तो स्कंदगुप्त, जो कुमारगुप्त का पुत्र था। ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा ही पूछा जाता है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। सौराष्ट्र जो है अभी कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है। इस क्षेत्र में सौराष्ट्र पड़ता है, इसको याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र और गुजरात का ये नीचे वाला क्षेत्र जो है सौराष्ट्र पड़ता है। यहीं पे इसने पर्णदत्त को नियुक्त किया था। हमेशा पूछता है कि पर्णदत्त की नियुक्ति किस शासनकाल में किस शासक ने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था, इसको याद रखिएगा। कहाँ किया था? तो सौराष्ट्र में किया था, गवर्नर के रूप में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ। यह बराबर पूछता है कि हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसने स्कंदगुप्त ने इस हुनों को पराजित किया था। उसी तरह पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ था, जिससे उसने सुरक्षा किया था अपने क्षेत्र का, पुष्यमित्र शुंग ने। उसी तरह स्कंदगुप्त के समय जो है हुनों का आक्रमण हुआ और हुन इधर से आते थे। कोई भी आक्रमण जो होता था इस तरफ से होता था। अभी भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है बराबर भारत के इन क्षेत्रों पर हमला करता रहता है। कभी जम्मू कश्मीर में गोला बारूद करता है, तो कभी ये राजस्थान के क्षेत्र में करता है, कभी गुजरात के इधर सटे हुए क्षेत्र में करता है। तो आक्रमण हमेशा इधर से ही भारत पर होता रहा, चाहे कोई भी शासक हो। दिल्ली सल्तनत के भी शासकों ने इधर से ही आक्रमण किया, मुग़लों ने भी इधर से ही किया, ब्रिटिश भी आए तो इधर से ही आए। कोई भी आप देखेंगे कि जो शासक है जो भारत पर कब्जा किया वह इधर से ही आया। सिकंदर भी इधर से ही आया था। बाद में समुद्र के रास्ते भी आक्रमण होते रहे, जैसे पुर्तगाली है, डच है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। उसी तरह स्कंदगुप्त के समय हुनों ने भी इधर से ही आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने इनको पराजित किया। बाद में जो स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हुए कमज़ोर निकले, जिसके कारण हुनों ने इस क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंतिम गुप्त शासक जो था वह विष्णुगुप्त था। हमेशा पूछता है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रशासन के बारे में पढ़ाएंगे कि जो शासक हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरह का प्रशासन को स्थापित किया था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।